नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फाइनल असॉल्ट बाय नीरज राजपूत में। और आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी R&AW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व ऑफिसर एनके सूद हैं। सर, स्वागत है आपका फाइनल असॉल्ट बाय नीरज राजपूत में। हम लोग जानते हैं कि आपकी बात सब लोग सुनते हैं और आज हम लोग बातचीत करेंगे जो भारत अपना एक खास नेवल बेस बनाने जा रहा है लक्षद्वीप में, मालदीव के बेहद करीब आइलैंड में। और साथ ही जो 4 से 7 मार्च के बीच में भारतीय नौसेना की और भारत की आर्म फोर्सेस की कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, लक्षद्वीप में होने जा रही है 4 से 7 मार्च के बीच में। इसका क्या असर है, क्या इसका स्ट्रेटेजिक जो इफेक्ट होगा, खासतौर से भारत के मालदीव से रिलेशंस में और चाइना से रिलेटेड और इंडियन ओशियन रीजन में पूरा में। तो सर, स्वागत है आपका सबसे पहले तो। नमस्कार जी, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत नीरज जी। सर, ये बताइए कि ये 4 से 7 मार्च हमारे जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सबसे बड़े दुनिया में सिर्फ कुछ ही नौसेनाएँ हैं जिनके पास एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। ये दोनों पहुँच रहे हैं, लक्षद्वीप में पहुँच रहे हैं और यहाँ पर हमारे देश के तीनों सेना प्रमुख होंगे, साथ ही सभी कमांडर्स होंगे। ये सब जा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, लक्षद्वीप जा रहे हैं और वहाँ पर एक नेवल बेस बनाया जा रहा है, आईएनएस जटायु भी बनाया जा रहा है। तो क्योंकि ये माना जा रहा है कि लक्षद्वीप का ये जो आइलैंड जहाँ पर बन रहा है, मिनिकॉय, यहाँ से बहुत बेहद करीब है मालदीव जो है, जिसके साथ हम लोग जानते हैं हमारे संबंध जो हैं पिछले कुछ महीने में काफ़ी ज़्यादा जो है उनमें खटास आई है। तो ये क्या खास तौर से इसी के लिए है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं चीन और मालदीव बेहद करीब आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इंडिया के अपने बड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हमारी 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगता है 3,333 किलोमीटर का, वो डिस्टर्ब रहता है। चाइना के साथ भी हमारा 3,000 से ऊपर किलोमीटर का बॉर्डर है, वहाँ पे भी हम डिस्टर्ब रहते हैं। और क्योंकि ये दोनों हमारी एक एनिमी कंट्रीज़ हैं और दूसरी तरफ हमें अपनी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी तरफ आप देखिए म्यांमार के साथ भी वहाँ से मिलिटेंट घुसते रहते हैं इंडिया के अंदर और बांग्लादेश से भी हमारे यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो इंडिया बड़ी कंट्री है, बड़े सिक्योरिटी कंसर्न है और हम अपने सी शोर्स को आज ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं और हम अपने जो नेबर्स हैं उनको खुश रखना चाहते हैं। पाकिस्तान को तुम खुश कर नहीं सकते, चाइना कभी खुश हो नहीं सकता। लेकिन जो बाकी नेबर्स हैं उनके साथ हम अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे कोई और कंट्री हो जिससे हमारे बॉर्डर लगते हैं और हम उदारता से सबकी हेल्प भी करते हैं। सी के अंदर हमने कभी पहले ध्यान नहीं दिया था। 1965 के अंदर तो ये बात हो गई थी कि उस टाइम पे जो इंडोनेशिया के प्रेज़िडेंट थे उन्होंने अयूब खान से कहा कि क्या हम अंडमान निकोबार आइलैंड को ले लें? क्योंकि यहाँ पे कोई इंडियन आर्मी तो है नहीं और हमें लगता था कि जो हमारे आइलैंड्स हैं, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी बने हुए हैं। लेकिन अब पिछले कुछ सालों के अंदर हमने इन पे ऊपर ध्यान देना शुरू किया कि ये जो आइलैंड्स हैं, यहाँ पे हमारी नेवल बेसेस हो सकती हैं, चाहे लक्षद्वीप हो, चाहे अंडमान निकोबार आइलैंड हो। और अंडमान निकोबार आइलैंड को वहाँ पे डेवलप करना शुरू किया, वहाँ पे ट्राई सर्विस बेस बनाई है हमने, क्योंकि चाइना डेंजरसली इंडियन ओशन के अंदर बार-बार घुसता था और उससे पहले चाइना ने इंडिया को घेरने की कोशिश की थी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से। बांग्लादेश के जो चिटागोंग पोर्ट है, वहाँ पे भी उन्होंने डेवलपमेंट का काम शुरू किया था। फिर म्यांमार का क्यांगफू पोर्ट है, वहाँ पे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। कंबोडिया का पोर्ट वो ले चुके हैं और इंडिया के नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इन्होंने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, वहाँ पे अपनी बेस बनाने की कोशिश की थी और उनके शिप्स, वॉरशिप्स और सबमरीन्स यहाँ घूमते रहते हैं। लेकिन इंडिया का जो ओशन है, वो इंडियन ओशन है और इंडिया किसी भी तरीके से यहाँ पे किसी को गलत काम करने की परमिशन नहीं देगा। और हमारे जो बैकयार्ड पे 3 कंट्रीज़ पड़ती थी, सेशल्स, मालदीव्स और मॉरिशस, वहाँ पे हम हमेशा अटेंशन देते थे, उनको हेल्प भी करते थे। और इस टाइम पे हमारा जो मॉरिशस है, वहाँ पे बेस है, अगलेगा पोर्ट पे, वो भी हमारे पास है, उससे हम अपने बैकयार्ड पे प्रोटेक्शन भी करते हैं। और सेशल्स से हमारे अच्छे रिलेशन हैं, मालदीव के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे थे, लेकिन जब से चाइना ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए मालदीव के साथ, वो वहाँ गड़बड़ी करता है। 2009 में चाइना ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे मालदीव के साथ और उसके बाद चाइना यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था। और जब पीएम मोदी पावर में आया तो हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उससे पहले वो थी लुक ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ देखो, चाइना की तरफ देखो, लेकिन करो कुछ मत। लेकिन वो पॉलिसी चेंज करके पीएम ने बना दी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब चाइना की तरफ देखो भी और एक्शन भी लो। और उसके बाद जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स था,
उसको पीएम मोदी ने चकनाचूर करना शुरू कर दिया, काफ़ी हद तक काउंटर भी कर लिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर जब से मालदीव के अंदर सोलेह उनके प्रेज़िडेंट बने, वो पहले टर्की चले गए स्टेट विज़िट पे, एक विज़िट पे, और उसके बाद वो चले गए चाइना स्टेट विज़िट पे। चाइना ने उनको रेड कार्पेट रोल किया और आते ही 2 दिन के अंदर उन्होंने कहा, जी हमें जो अपने आपके यहाँ के आर्मी पर्सनल है मालदीव से अंदर वो हटा लो। इंडिया के सिर्फ 77 आर्मी पर्सनल थे, वो भी उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि इनके पास ना तो नेवी है, ना कोस्ट गार्ड है, ना इनके पास एयरफोर्स है, ना आर्मी है। और इन्होंने ऐसा शो किया जैसे वहाँ पे हज़ारों इंडियन सोल्जर्स बैठे हैं मालदीव के अंदर, शोर मचा दिया उसके ऊपर। और पहले कहा कि ये आपके बैकयार्ड पे नहीं है, कोई बात नहीं, फ्रंट पे आ जाओ आप। और दूसरी बात इन्होंने की कि आप हमको धमकाइए मत। चाइना के कहने पे उन्होंने बात की और उनको लगा कि, और पीएम मोदी ने उनसे कहा कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, छोटी कंट्री हो, हमारी नेबरिंग कंट्री हो, तो आप इम्पोर्टेंट भी हो। पीएम मोदी ने उनको समझाने की बात की कि आप मतलब हम आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन उनको बात शायद समझ नहीं आई पीएम मोदी की, और उन्होंने इंडिया को धमकाना शुरू कर दिया बार-बार। और पीएम मोदी उसके बाद लक्षद्वीप चले गए, स्नॉर्कलिंग करने चले गए, ये बताने के लिए कि अगर आपके पास मालदीव्स है, तो हमारे पास लक्षद्वीप है। क्योंकि मालदीव की जो 30% इकोनॉमी है, वो टूरिस्ट बेस्ड है। तो हम टूरिस्ट यहाँ भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि 2 लाख इंडियन टूरिस्ट वो मालदीव जाते थे। 17 लाख टूरिस्ट रेगुलरली हर एक साल मालदीव के अंदर पहुँचते थे, जिसमें से 2 लाख इंडियन थे, 2 लाख नेशनल थे। तो इन्होंने मालदीव को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, लक्षद्वीप को। और इसके बाद वहाँ के मिनिस्टर्स को आग लग गई। उन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ कर दी पीएम मोदी के खिलाफ और लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया मालदीव को, एक कैंपेन चला दिया और शिफ्ट करना शुरू कर दिया श्रीलंका की तरफ। लेकिन मालदीव ने भारी भारी गलती तब की जब इंडिया के कहने के बावजूद या रोकने के बावजूद उन्होंने चाइनीज़ स्पाई शिप सियांग यांग यांग 3 को अपने पोर्ट में आने दिया माले पे। जबकि यही शिप पहले श्रीलंका के पोर्ट पे जाना था और इंडिया के कहने पे श्रीलंका ने इसको मना कर दिया कि आप मत आओ, तो श्रीलंका मान गया, क्योंकि वो इंडिया की इम्पोर्टेंस समझता है, उसकी सिग्निफिकेंस समझता है। तो अब जो माले की पोज़ीशन है, वो मुझे लगता है काफ़ी डेंजरसली खराब हो चुकी है। 1200 आइलैंड है, जिसमें 100 आइलैंड पे बसे हुए लोग, और इंडिया ने माले की बहुत बार हेल्प की है। 1988 में यहाँ पे कू हुआ था, तो उस टाइम पे हमने अपने 200 सोल्जर भेज करके कू को अवॉइड करा दिया। 2004 में यहाँ पे क्राइसिस हुआ था पानी का, तब हमने अपने शिप्स, एयरक्राफ्ट भेज करके पानी की समस्या को सुलझाया था। मतलब हमने बॉटल्स, बड़ी बॉटल्स यहाँ पे भेजी और जब भी इनको दिक्कत हुई है, तो इंडिया ने इनकी हेल्प की है। लेकिन अब पीएम मोदी ने ठान लिया है कि अगर तुमने पाला बदल लिया, आप चाइना से रिलेशन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चाइना के वहाँ पे स्पाई शिप्स को अलाउ करोगे या वहाँ पे अपनी बेस बनाने की कोशिश करोगे और इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करोगे, तो इंडिया मजबूती से आपको फेस करेगी। तो उसके बाद इन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पे एक हम नेवल बेस बनाएँगे, लक्षद्वीप के ऊपर। और जैसे आपने बात की कि यहाँ पे कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होगी, 2 हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे और साथ में 15 वारशिप्स होंगे, सबमरीन्स होंगे और 3 दिन यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चलेगी और इंडिया यहाँ पे जटायु अपनी नेवल बेस बनाएगा लक्षद्वीप के ऊपर। लेकिन दूसरी बात है कि यहाँ पे सिर्फ 3 कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिया के पास 2 हैं, चाइना के पास 2 है और यूएस के पास 11 वारशिप्स हैं। और इंडिया को लोग पसंद भी करते हैं। क्वाड, जिसके अंदर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है। इंडिया भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए है। और अगर यहाँ पे आपका उनका स्पाई शिप आता है आपके पास और आप उसको परमिशन देते हैं, तो आप इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं। और एक ये बेस बनाने का एक पर्पस है, मालदीव को वार्न करना कि तुम्हारे पे कभी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, तुमको हम न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। एक 1983 के अंदर मॉरिशस के अंदर जो वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर थे, हिंदू प्राइम मिनिस्टर थे, जगन्नाथ उनका नाम था शायद। तो उनकी गवर्नमेंट को वहाँ डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की गई। तो इंदिरा गांधी ने वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया था, लाल डोरा, उनकी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि इंदिरा गांधी इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव थी, क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंट्री को सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता था इंडिया को, और इसीलिए ये ऑपरेशन इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था मॉरिशस के लिए। लेकिन उससे पहले वहाँ सिचुएशन ठीक हो गई और अब जो मॉरिशस मालदीव्स ने कदम लिया है, इंडिया को चैलेंज किया है, अपनी औकात के बाहर जाकर के, उससे इंडिया यहाँ बेस बना रहा है और इससे इंडिया एक तो पूरे रीजन को कंट्रोल करेगा। जैसे मैंने कहा कि मॉरिशस के अंदर भी हमारी बेस है और तीसरी तरफ ओमान ने अपना डोकम पोर्ट इंडिया को दे दिया है, जो रेड सी के ऊपर सोमाली पायरेट्स और इनसे जो अटैक हो रहा था।
तो पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ है, इंडिया को मानता है और इंडिया इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रेज़ेंस भी है। तो मालदीव ने इंडिया को उकसा करके या इंडिया को चैलेंज करके अपने आप को खत्म करने का एक प्लान बना लिया और इनकी 100 जो आइलैंड्स हैं, वो ऑक्युपाइड है, लेकिन बाकी खाली है। अगर वहाँ कोई बैठ गया, कोई मिलिटेंट ग्रुप बैठ गए, तो क्या मालदीव्स उनको निकाल पाएगा? क्योंकि जब यहाँ पे कू हुआ था 1988 में, तो उस टाइम पे इनके प्रेसिडेंट उन्होंने पहले अपील की पाकिस्तान से, श्रीलंका से और सिंगापुर से। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि हम इनको चैलेंज कर सकें। सबने मना कर दिया। फिर इन्होंने यूएस से कहा। यूएस ने कहा हमको यहाँ पहुँचने में 3 दिन लग जाएँगे। फिर उन्होंने ब्रिटेन से रिक्वेस्ट की। ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर। उन्होंने कहा हम तो दूर हैं, हमें आने में टाइम लगेगा, आप इंडिया से बात करो। और जब इंडिया से बात की तो इंडिया ने इमीडिएटली अपने सोल्जर्स भेज दिए। तो मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। अब जब हूथीज़ अटैक कर रहे हैं, सोमाली पायरेट अटैक कर रहे हैं सी के अंदर, तो कौन-सी कंट्री है, किस कंट्री की नेवी वहाँ पे आ रही है? किसी की नहीं आ रही, इंडिया को छोड़ कर के। तो इनको समझनी चाहिए इंडिया की सिग्निफिकेंस, पीएम मोदी की ताकत और इंडिया की पावर। लेकिन बीज़ू ये बात समझे नहीं है और उनकी कंट्री वैसे ही डेब्ट ट्रैप में जा रही है, टूरिस्ट कम हो रहे हैं। अगर इंडिया के टूरिस्ट यहाँ नहीं जाएँगे, तो बाकियों के भी नहीं जाएँगे। क्योंकि जब आप टूरिस्ट बुलाते हैं, तो आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, मतलब सॉफ्टनेस होनी चाहिए और वहाँ पे इस्लामिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इंडियन नहीं जाएँगे, तो बाकी भी नहीं जाएँगे। बॉलीवुड के नहीं जाएँगे, तो बाकी भी नहीं जाएँगे। तो अब जब टूरिस्ट शिफ्ट हो रहे हैं श्रीलंका की तरफ और इंडियन जो आइलैंड्स हैं उसकी तरफ, तो मालदीव तो डूबेगा, इकोनॉमी इनकी डूब जाएगी। तो इस टाइम पे इंडिया पूरा तैयार हो रहा है, एक सिर्फ पावर दिखा करके। मतलब आप देखिए कि कभी किसी ने सोचा होगा कि हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जाएँगे यहाँ पे और ये पूरा चैलेंज है, वार्निंग है पाकिस्तान को भी और चाइना को कि इंडिया से दूर रहो, हमारे एरिया में घुसने की कोशिश ना करो, क्योंकि हमने सी के ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखा है। कर्नाटका की का करवा कावा करावर कारावार वहाँ पे आइलैंड है, कारावार जो बेस है, वहाँ पे हमने कारवार। पूरी बेस डेवलप की है। का वहाँ पे पूरी बेस डेवलप हो रही है। फिर मॉरिशस के अंदर है, फिर आपके लक्षद्वीप में, फिर आपकी अंडोमान निकोबार आइलैंड के अंदर और फिर डोकम पोर्ट में। तो हम इस एरिया को अपना मानते हैं और इस एरिया की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मालदीव हमको थ्रेट देगा, तो इंडिया मालदीव को खत्म करने के लिए कोई दोबारा सोचेगा नहीं और उसकी बचाने के ऊपर कोई सामने नहीं आएगा। बिल्कुल सर, कोई बचाने नहीं आएगा। सर ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहे हैं और अभी हमने देखा विशाखापट्टनम में हमारी एक बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज भी हुई, मिलन एक्सरसाइज भी हुई जिसमें 50-51 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। तो जी, सर जी। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहे हैं, उनके साथ वॉरशिप जाएँगे, जो कैरियर बैटल ग्रुप जाएगा साथ में रक्षा मंत्री और 3 नौसेनाओं के प्रमुख जाएँगे वहाँ पर। और चाइना का हमने अब जैसा आपने बताया कि वहाँ पर एक स्पाई शिप आया हुआ है था वहाँ पर। तो अगर कभी इस तरह की कोई मुठभेड़ आमने-सामने हो जाती है, तो क्या इसका नतीजा हो सकता है? क्या इसके बुरे परिणाम जो हैं वो मालदीव को भुगतने पड़ सकते हैं? देखिए ऐसा है, कोई क्लैश तो होगा नहीं। ऐसा था कि जब हमारा बॉर्डर पे क्लैश चल रहा था चाइना के साथ, जून 2020 में, हमारे जहाँ पे 20 सोल्जर मारे गए थे। हमने चाइना के 100 सोल्जर मारे। तो उस टाइम पे चाइनीज़ स्पाई शिप, वो इंडियन ओशन के अंदर था और इमीडिएटली इंडिया ने ऑर्डर किया अपने 2 शिप्स को कि मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दें, क्योंकि चाइना की सारी ट्रेड पास करती है इंडियन ओशन से और पास करके मलक्का स्ट्रेट से वो चाइना के पास जाती है, चाइनीज़ साउथ चाइना सी में क्रॉस करती है। तो जैसे हमने 2 वारशिप को ऑर्डर किया कि वो वहाँ पहुँच जाएँ, तो चाइना ने अपने जो स्पाई शिप था, उसको ऑर्डर किया वहाँ से निकल जाए, नहीं तो इंडिया उसको डुबो देगा। देखिए, ऐसा है कि चाइना की हिम्मत नहीं इंडिया से लड़ने की। चाइना सिर्फ धमकी ज़रूर देता है। पहले कहता था हमारी वॉल तोड़ के दिखाओ, पीएलए की वॉल जो बॉर्डर पे, हमने कहा हम क्यों तोड़ेंगे? हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम घुस के दिखा दो हमारी टेरिटरी के अंदर और जब घुसे तो पिटे। बहुत सी जगह घुसने की कोशिश की तो पिटे तब भी है। और अब क्या है कि इनकी ट्रेड इंडियन ओशन से पास करती है। देखा जाए तो ना तो इंडिया बाहर चाहता है, ना चाइना चाहता है। लेकिन होगा क्या? पिसेगा कौन? चूहे। चूहे मालदीव जैसे। अगर हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जाते हैं, तो चाइना की किसी शिप की हिम्मत नहीं है कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के आस-पास आ सके। देखिए, चाइना ज़रूर हमसे पावरफुल है, लेकिन चाइना को अगर लड़ना होगा इंडिया से, तो इंडियन ओशन में आके लड़ना होगा। हम तो जाएँगे नहीं साउथ चाइना सी के अंदर। तो अगर इंडियन ओशन के अंदर आएगा, तो हमारे तो शोर से भी उनको अटैक कर सकते हैं और चाइना हमसे नेवल में पावरफुल तो है, ज़्यादा शिप्स हैं उनके पास। सबमरीन्स उनके पास 75 है, हमारे पास
16 सबमरीन्स है। लेकिन 14 अगर तक है। हमारे एरिया के पास आएँगे, तो हमको डुबो भी सकते हैं। हमारे पास P-8I प्लेन्स हैं, जो एंटी सबमरीन प्लेन्स हैं। और जो मिलान एक्सरसाइज़ थी, जिसमें 50 कंट्री ने इंडिया के साथ पार्टिसिपेट किया, वो चाइना को धमकी देने के लिए था, या चाइना को बताने के लिए था। और अगर क्वाड बना, वो भी चाइना को बताने के लिए है। तो चाइना अगर लड़ेगा, तो चाइना बर्बाद होगा। हम तो होंगे, लेकिन चाइना बचेगा नहीं। और कोई कंट्री अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहती, ना इंडिया, ना चाइना। लेकिन बर्बाद कौन होगा? मालदीव जैसी कंट्री, छोटी कंट्री, जो अननेसेसरी अपने पैर टाँग अड़ा रही है बीच में, जबकि टाँग छोटी-सी है इनकी, फिर भी अड़ाने की आदत पड़ी हुई है। और एक वार्निंग है, तो जो हमने यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं, एक वार्निंग है मालदीव्स को कि बाज़ आ जाओ, अकल संभाल लो अपनी, आँखें खोल लो, दिमाग खोल लो, कान खोल लो और देख लो, क्योंकि आपके जब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जाएँगे और साथ में 15 वारशिप्स जाएँगे, तो देखिए कैसा नज़ारा होगा देखने के लिए। और जिनकी आँख फटनी है फटेगी, पाकिस्तान की फटेगी, चाइना को भी समझ आ जाएगा कि इंडिया से पंगा नहीं लेना। और चाइना इंडिया से पंगा भी नहीं ले रहा है, पंगा ले रहा है मालदीव्स, तो मरेगा मालदीव्स। और अगर देखिए क्या था कि जब यूएस ने बेस बनाने की कोशिश की थी श्रीलंका के ट्रिंकोमाली आइलैंड पे, तो इंडिया ने एलटीटी खड़ी कर दी थी। इंदिरा गांधी ने एलटीटी इसलिए खड़ी की थी, आरएन काउ ने खड़ी की थी। और अगर जब 2000 19 2008 के अंदर 1988 में यहाँ पे जब इंडिया ने इंटरफेयर किया था मालदीव के अंदर, तब वर्ल्ड को ये डर था, अगर इनकी 1200 आइलैंड में कुछ आइलैंड के ऊपर कुछ मिलिटेंट्स बस गए या बैठ गए, कब्जा कर लिया, चल सोमाली पायरेट्स ही बैठ गए, तो कौन खाली कराएगा? चाइना नहीं आएगा, यूएस नहीं आएगा, सिर्फ इंडिया है। और अगर इंडिया की मर्ज़ी से बैठ गए, किसी ऑपरेशन के अंडर, तो कौन करेगा खाली? तो मालदीव तो खत्म हो जाएगा। मालदीव के अंदर अगर 100 मिलिटेंट भी अटैक कर दें, तो मालदीव बर्बाद हो जाएगा। जब मालदीव के ऊपर यहाँ पे मिलिटेंट घुसे थे प्लॉट के, तो 74 मिलिटेंट थे। और देखिए, जो आदमी अपनी ताकत से लड़ता है, वो लड़ सकता है। जो दूसरे भरोसा करता है कि वो मेरे लिए आके लड़ेगा, कोई नहीं आता। और अगर मालदीव को उम्मीद है कि चाइना आएगा, तो चाइना नहीं आएगा। और यूएस इंडिया के साथ खड़ा होगा, क्योंकि चाइना को सब हेट करते हैं। यूएस भी हेट करता है, जापान भी हेट करता है, ऑस्ट्रेलिया भी हेट करता है, ब्रिटेन भी हेट करता है, गल्फ की कंट्रीज़ भी उसको पसंद नहीं करती। तो सर इसी से एक और जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि सर जो आपने बताया कि ये जो छोटी-सी टाँग ये अड़ा रहा है, इसका कारण क्या है? क्या चाइना ने इसको इंस्टिगेट किया होगा कि आप करिए? देखिए, चाइना तो या ये पाकिस्तान को खुद भी इंस्टिगेट करता है। चाइना तो पाकिस्तान को भी करता है ना। वो उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट थी। चाइना उनको प्रमोट करता था कि आप इंडिया को बिज़ी रखो। चाइना बॉर्डर पे हमको तंग करता था। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मिलिटेंट्स है, उनको फंडिंग करता था। चाइना तो करेगा, लेकिन अकल तो आपको अपनी यूज़ करनी चाहिए ना। मैं आपको कहूँ कि आप उसको जाके गोली मार दो, मैं खड़ा हूँ पीछे, तो आप गोली मार दोगे? गोली मार दोगे, मरोगे तो आप ना, फँसोगे तो आप ना। अब बेसिकली क्या है, ये चाइना कैसे लोगों को फँसाता है? चाइना हमेशा टारगेट करता है करप्ट लोगों को, जो पावर के क्लोज़ हों। जैसे इनके इलेक्शन के अंदर फंडिंग दी उसने, कुछ फॉरेन के अंदर अकाउंट्स होंगे, वहाँ पे पैसे दे दिए मीज़ू को, और मीज़ू खुश हो गए कि मैं तो अमीर हो गया, रातों-रात चाइना ने मुझे अमीर बना दिया, और चाइना ने उनको 5 दिन के स्टेट विज़िट पे बुला लिया। तो भी सोचना तो आपको है ना कि मैं क्या ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर आप अपनी कंट्री को दाँव पे लगा दोगे, तो आपकी मर्ज़ी, कंट्री जाए भाड़ में, मैं तो अमीर हो गया। लेकिन आप कब तक प्रेज़िडेंट रहोगे मालदीव के? कुछ दिन तक, कुछ हफ्तों तक, या कुछ महीनों तक। लेकिन अगर आप इंडिया को इस तरीके से गालियाँ दोगे, टारगेट करोगे, तो इंडिया आपको छोड़ेगा नहीं। ये मोदी, वो मोदी नहीं है, जैसा लोग सोचते हैं, कि बोलते कुछ नहीं है, ये करते हैं।